नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी खासी सैलरी आने के बाद भी महीने के अंत में आपके पैसे कहाँ चले जाते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना या उसे मैनेज करना सिर्फ गणित या इकोनॉमिक्स का खेल है? अगर हाँ, तो आज की हमारी बुक समरी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। आज हम बात करेंगे खुशी की, जो आप में से कई लोगों जैसी ही थी। खुशी एक यंग प्रोफेशनल थी, जिसे एक अच्छी जॉब और सैलरी मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर महीने की शुरुआत में उसके बैंक अकाउंट में अच्छी रकम होती थी, पर महीने के अंत तक वह अक्सर जीरो हो जाती थी। उसकी शॉपिंग हैबिट्स, बाहर खाना पीना और छोटी छोटी अनावश्यक चीजें उसे पता ही नहीं चलने देती थीं कि पैसा कहाँ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर उसके पास भी जीरो था, और उसे हमेशा अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की चिंता सताती रहती थी। उसे लगता था कि शायद वह पैसे मैनेज करने में अच्छी नहीं है, या उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है। एक अभिनय क्लास और एक अनोखी दोस्ती, एन एक्टिंग क्लास एंड अ यूनिक फ्रेंडशिप। खुशी अपने स्ट्रेस से निपटने और अपनी पैशन को फॉलो करने के लिए एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करती थी। वहीं उसकी मुलाकात कुलदीप से हुई। कुलदीप एक शांत स्वभाव का, लेकिन बहुत ऑब्जर्वेंट और फाइनेंशियली सैवी लड़का था। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन एक्टिंग क्लास से घर आते समय वे दोनों दिल्ली के कनॉट प्लेस सीपी में एक बुक स्टोर के पास से गुजर रहे थे। कुलदीप ने अचानक कहा, खुशी, चलो अंदर चलें, मुझे तुम्हें एक अमेजिंग बुक दिखानी है। खुशी थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि वह तो हमेशा फैशन मैगजीन्स और सोशल मीडिया में रहती थी। बुक स्टोर के अंदर जाकर कुलदीप सीधे फाइनेंस सेक्शन में गया और एक किताब निकाली, मॉर्गन हाउस की द साइकोलॉजी ऑफ मोनी। उसने खुशी से कहा, खुशी, मैं जानता हूं तुम अपनी फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी परेशान रहती हो। ये बुक तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। खुशी ने किताब देखी। उसे लगा ये कोई बोरिंग फाइनेंस बुक होगी, लेकिन कुलदीप की बातों में इतनी ईमानदारी थी कि खुशी ने मना नहीं किया। और इससे पहले कि खुशी कुछ कह पाती, कुलदीप ने खुद उस बुक को खरीद लिया और गिफ्ट के तौर पर खुशी को दे दिया। उसने कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। कुलदीप की इस बात ने खुशी को थोड़ा क्यूरियस कर दिया। खुशी ने घर आकर चाय की चुस्कियों के साथ बुक पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पेजेस उसे थोड़े बोरिंग लगे, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ती गई, उसे लगा जैसे मॉर्गन हाउसल उसकी ही कहानी लिख रहे हैं। उसे कनेक्ट होने लगा कि उसकी प्रॉब्लम्स पैसे कमाने की नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने और उसे लेकर अपने बिहेवियर को समझने की है। और यहीं से खुशी की फाइनेंशियल लाइफ में असली बदलाव की शुरुआत हुई। खुशीज फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, द मैजिक ऑफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। बुक ने खुशी को सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस का मिक्सचर है। उसने मॉर्गन हाउस सेल के टाइमलेस लेसन्स को अपनी डेली लाइफ और फाइनेंशियल रूटीन में अप्लाई करना शुरू किया। चैप्टर 1, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किताब का पहला चैप्टर था द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। खुशी ने पढ़ा कि कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स जब लंबे समय तक बने रहते हैं तो एक मैसिव अमाउंट में बदल जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि गणित का एक पावरफुल प्रिंसिपल है। उसे वॉरेन बफेट का उदाहरण याद आया, जिनकी ज्यादातर दौलत उनके बुढ़ापे में बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को दशकों तक बनाए रखा। खुशी को यह कंसेप्ट बहुत फैसिनेटिंग लगा। पहले वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कपड़ों, गैजेट्स और बाहर खाने पर उड़ा देती थी। उसे लगता था कि थोड़ी बहुत बचत से क्या ही होगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी और टाइम ही असली खिलाड़ी हैं। उसने तुरंत एक्शन लिया। अगले महीने की सैलरी आते ही उसने सबसे पहले अपने लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, शुरू किया। शुरुआत में उसने सिर्फ 3,000 रुपये प्रति माह से शुरुआत की। उसे यह जानकर भी हैरानी हुई कि अगर वह हर महीने बस 3,000 रुपये निवेश करती है और उसे 15% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में यह रकम 45 लाख से ज्यादा हो सकती है। यह स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप था, जिसने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगाई। उसने अपने खर्चों में कटौती की, बाहर खाने की जगह घर पर खाना बनाना शुरू किया और गैर जरूरी शॉपिंग बंद कर दी। अब उसका मंत्र था, पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। शुरुआती कुछ महीनों में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा,
लेकिन उसके बैंक अकाउंट में महीने के अंत में अब जीरो नहीं रहता था। उसे स्मॉल विक्ट्रीज की खुशी मिलने लगी। उसे अब एहसास हो रहा था कि वह अपने भविष्य के लिए कुछ कर रही है। कंपाउंडिंग का जादू भले ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन इसने खुशी के अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल और ऑप्टिमिज्म भर दिया था। चैप्टर 2, काफी है की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ। चैप्टर 2 था द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ। इस चैप्टर ने खुशी को सिखाया कि लालच और दूसरों से लगातार कंपैरिजन कितनी खतरनाक हो सकती है। हौसल ने बताया कि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल यह जानना है कि कब आपके पास पर्याप्त है। खुशी हमेशा दूसरों को देखती थी। उसके दोस्त महंगे ब्रांड्स पहनते थे, फॉरेन में वेकेशंस मनाते थे, न्यू कार्स खरीदते थे। ये देखकर उसे भी वैसी ही चीजें खरीदने की डिजायर होती थी, चाहे उसके पास पैसे हों या न हों। इस चैप्टर ने उसकी आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। उसने हौसल की बात को दिल से लगाया। The hardest financial skill is to stop moving the goalposts. खुशी ने अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच एक साफ रेखा खींचना शुरू किया। उसने एक स्पेंडिंग डायरी मेंटेन करना शुरू किया, जहां वह अपने हर खर्च को नोट करती थी। इससे उसे पता चला कि उसके कितने पैसे अनावश्यक चीजों पर जा रहे हैं। उसने अपने लिए एक इनफ लेवल डिफाइन की, एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेट जहां उसे कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस हो। उसने अपनी वांट्स को कम किया और अपनी नीड्स पर फोकस किया। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या यह चीज मुझे वाकई हैप्पीनेस देगी या सिर्फ कुछ समय का किक। इस चैप्टर को अपनाने के बाद खुशी ने अपने खर्चों में 20 से 30% तक की कटौती कर दी। उसने अननेसेसरी गैजेट्स खरीदना बंद कर दिया और महंगे रेस्तरां में जाने के बजाय घर पर ही दोस्तों के साथ पॉटलक्स करना शुरू किया। इससे न केवल उसकी बचत बढ़ी, बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिली। उसे दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया था, जिससे उसका तनाव स्तर काफी कम हो गया। अब उसे पता था कि उसके पास क्या है और वह उससे संतुष्ट थी। चैप्टर 3, समय पर नियंत्रण, असली धन, कंट्रोल ओवर योर टाइम, द रियल वेल्थ। यह चैप्टर खुशी के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित हुआ। हौसेल ने समझाया कि पैसे का सबसे बड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू आपको महंगी चीजें खरीदने की शक्ति देना नहीं है, बल्कि अपने टाइम पर कंट्रोल पाने की शक्ति देना है। खुशी हमेशा अपनी जॉब और बॉस से फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। उसे लगता था कि वह रैट रेस में फंसी हुई है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसे एक लाइट बल्ब मोमेंट मिला। उसे एहसास हुआ कि पैसा उसे अपनी शर्तों पर जीने की फ्रीडम दे सकता है। उसका गोल सिर्फ पैसा बचाना नहीं था, बल्कि इतना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना था कि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वह अपने पैशन, एक्टिंग को परस्यू कर सके। इस चैप्टर से प्रेरणा लेकर खुशी ने अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को एक पर्पस दिया। उसने एक फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनाना शुरू किया। उसने अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने के तरीके सोचे। उसने एक्टिंग गिग्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया और कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी लिए, जिससे उसकी इनकम बढ़ने लगी। अब उसका फोकस सिर्फ जॉब पर नहीं था, बल्कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर था। उसने अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर भी ध्यान देना शुरू किया, जिससे उसकी ओवरऑल वेल बीइंग बेहतर हुई। 5 साल के अंदर खुशी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को इतना बढ़ा लिया था कि उसे अब अपनी जॉब की चिंता उतनी नहीं रहती थी। उसके पास एक हेल्थी इमरजेंसी फंड था और उसकी इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम भी आने लगी थी। उसे अब यह फ्रीडम महसूस होता था कि अगर उसे अपनी जॉब पसंद नहीं आती, तो वह उसे छोड़ सकती है और अपने पैशन पर फोकस कर सकती है। यह सेंस ऑफ कंट्रोल उसे पहले से कहीं ज्यादा हैप्पी और एम्पावर्ड महसूस कराता था। चौथी कैप्टर, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। इस चैप्टर ने खुशी को सिखाया कि जीवन में लक और रिस्क दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हौसल ने बताया कि हमें अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट खुद को नहीं देना चाहिए और न ही हर फेलियर का ब्लेम खुद पर लेना चाहिए, क्योंकि कई चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। खुशी पहले अक्सर किसी भी फाइनेंशियल सेटबैक के लिए खुद को कोसती थी या दूसरों की सक्सेस को सिर्फ लक मानकर अपनी मेहनत को कम आंकती थी। इस चैप्टर ने उसे एक संतुलित दृष्टिकोण दिया। उसे समझ आया कि जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन हमेशा एक सुरक्षा के साथ। उसने अपने निवेश को विविध करना शुरू किया, यानी अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश किया।
उसने सिर्फ एक जगह सारा पैसा नहीं लगाया ताकि किसी एक एसेट में गिरावट आने पर उसका पूरा पोर्टफोलियो अफेक्टेड ना हो। उसने यह भी सीखा कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। एक मजबूत इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर बनाना उसके लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन गया। उसने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को भी समझा। इस अप्रोच के कारण खुशी अब मार्केट फ्लक्चुएशन से ज्यादा पैनिक नहीं करती थी। जब मार्केट नीचे जाता तो उसे पता था कि यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा है। उसके पास पर्याप्त इमरजेंसी फंड होने से उसे किसी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे या जॉब लॉस का डर नहीं रहता था। उसे अब फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड महसूस होता था। अध्याय 5, निवेश की कीमत। द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग बुक का आखिरी इंपॉर्टेंट अध्याय था निवेश की कीमत। हौसेल ने बताया कि बाजार की अस्थिरता, वोलाटिलिटी और डाउनटर्न्स को रिस्क के बजाय रिटर्न्स पाने की कीमत के रूप में देखना चाहिए। खुशी ने पहले देखा था कि कैसे मार्केट में थोड़ी भी गिरावट आने पर लोग पैनिक करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। लेकिन इस अध्याय ने उसे एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उसे समझ आया कि मार्केट वॉलेटिलिटी कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। यह वह प्राइस है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए चुकाना पड़ता है। खुशी ने इस सीख को पूरी तरह अपना लिया। जब मार्केट में गिरावट आती तो वह पैनिक करने के बजाय उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती थी। अगर उसके पास एडिशनल पैसा होता तो वह ऐसे समय में और इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अच्छी कंपनियों के शेयर्स अब सस्ते मिल रहे हैं। उसने खुद को मार्केट न्यूज और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से दूर रखना सीखा। उसका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रहा। खुशी ने इन सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और डिसिप्लिन्ड बनी रही। 10 साल बीत जाने के बाद खुशी एक बेहद फाइनेंशियली स्टेबल और सक्सेसफुल व्यक्ति बन चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ एम्पल सेविंग्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार अपार्टमेंट और अपनी पसंद की एक अच्छी कार भी थी। सबसे बड़ी बात, उसे अब पैसों को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं रहता था। वह फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी लाइफ जी रही थी। कुलदीप ने उसे सिर्फ एक बुक गिफ्ट नहीं की थी, बल्कि उसे एक नया जीवन जीने का पर्सपेक्टिव दिया था, जहां पैसा सिर्फ कमाने का जरिया नहीं, बल्कि फ्रीडम और हैप्पीनेस का टूल था। निष्कर्ष और आपके लिए छोटा सा टास्क। दोस्तों, खुशी की कहानी से यह साफ है कि पैसों के साथ आपका बर्ताव, आपकी भावनाएं और आपकी समझ ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाती है। यह सिर्फ बड़ी सैलरी या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंड सेट की बात है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। इस वीडियो को देखने के बाद आज ही अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में सोचें। अपनी एक सबसे बड़ी बैड फाइनेंशियल हैबिट, जैसे अननेसेसरी खर्च या निवेश ना करना, और अपनी एक सबसे बड़ी गुड फाइनेंशियल हैबिट, जैसे सेविंग्स करना या बजट बनाना, को पहचानें। आज से ही उस गुड हैबिट को और स्ट्रांग बनाने के लिए एक कदम उठाएं और उस बैड हैबिट को कम करने के लिए एक छोटा सा एक्शन लें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपने यह वीडियो देखने के बाद क्या डिसाइड किया। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ रखते हुए कमेंट में लिखें, आई अट्रैक्ट मनी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक हील्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही और अमेजिंग बुक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।